अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैनेजमेंट्स रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए स्पेशली होता है क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो सारा कुछ एक्सप्लेन होता है। तो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए ये कंडीशंस हो सकती हैं। ये कहीं मेंशन नहीं है, जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या क्या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिसकी वजह से चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ज़रूरी होती है। अभी हम ये नहीं डिस्कस करें कि ये रीज़नेबल है या नहीं है, लेकिन हम वो सर्कमस्टांसिस देख रहे हैं जो कि इसकी वजह बन सकते हैं। क्या क्या है चेंज इन सर्कमस्टांसिस। फॉर एग्जांपल, बैंक से लोन लेना था, उन्होंने कहा कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएँ तब हम लोन देंगे, लेकिन बाद में बैंक ने इनकार कर दिया लोन लेने से। तो अब हमें ऑडिट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉड डिटेक्ट करना था लेकिन मैनेजमेंट को पता नहीं चला कि हमने जो है ऑडिटर जो है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती फ्रॉड डिटेक्ट करना, तो वो मैं ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या आप जो है ना इसको फ्रॉड डिटेक्टिंग टर्म में चेंज कर लें या कन्वर्ट कर लें। इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, मतलब ये कि मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि आपने किस तरह का ऑडिटर भेज दिया है जो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। हमारे पास जो है वो 10 रिसीट्स नहीं है, बाकी हमने 90 उसको दे दी हैं। फॉर एग्जांपल 100 थी टोटल, तो वो कह रहा है कि वो 10 भी लेके आएँ, लेकिन हमारे पास नहीं है ये वो। अच्छा, ये जो है अक्सर जो है फ्रॉड वाले केसेस में भी इस तरह की रीजंस दी जाती हैं ताकि जो है वो चेंज कर लिया जाए और फ्रॉड इनका डिटेक्ट ना हो सके, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या-क्या है जो कि टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग चेंजेस। अब ये जो 3 चेंजेस हैं, क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऑडिटर इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा जी, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा जी, इफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऑडिटर टू चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट engagement during audit, auditor shall consider whether there is a reasonable justification to do so। वो देखेगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है भी या नहीं। उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है रीजनेबल जस्टिफिकेशन की, कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकती है। इसी तरह नॉट रीजनेबल क्या होगा कि जब वो इट रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा चेंज है जिस जो कि रीजनेबल नहीं है और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है या अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी है, तो उस केस में वो रीजनेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर तो रीजनेबल है तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, किन बेसिस पे एक्सेप्ट करेगा, वो देखेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज बाय ऑडिटर, इफ चेंज इज रीजनेबल एंड ऑडिटर एक्सेप्ट्स द चेंज, रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी अग्रीड। अगर तो रीजनेबल है और ऑडिटर चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, देन जो है रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो उस पर एग्री किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो एंगेजमेंट लेटर में है उसमें रिवाइज टर्म्स जो है वो ऐड की जाएंगी। इसी तरह प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट टू बी इशूड शैल बी अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एंगेजमेंट। जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे या रिपोर्ट जो लिखी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसी तरह रिपोर्ट शैल नॉट रेफर टू, अब अगर रिवाइज प्रोसीजर्स और रिवाइज एंगेजमेंट की जा रही है, रिवाइज रिपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें अब ये नहीं मेंशन करेंगे कि ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट क्या थी, हम करने क्या आए थे, किया हो क्या गया और हमने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए। आपने जो अब और रिवाइज्ड ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑडिट एंगेजमेंट बतानी है और प्रोसीजर्स बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं इफ चेंज इज नॉट रीजनेबल एंड ऑडिटर डजंट एक्सेप्ट द चेंज। अब अगर जो चेंज एक्सेप्टेबल नहीं, रीजनेबल नहीं है और ऑडिटर जो है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या सिनेरियो होगा वो देखते हैं। ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर ने जो स्टार्ट में टर्म्स एग्री की थी उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो ऑडिट परफॉर्म करेगा। If management doesn't permit auditor to continue original engagement, it will be a scope limitation by management whose effect is pervasive. Auditor shall withdraw from engagement and shall consider whether there is an obligation to report to those as governors, owners or regulators. अब अगर जो है वो उसी पे जो उसने स्टार्ट में ली थी टर्म्स उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करा, लेकिन मैनेजमेंट उसको परफॉर्म नहीं करने दे रही है, ऑडिटर ऑडिट कंटिन्यू करने नहीं दे रही, तो ये इफेक्ट परवेजिव होगा, स्कोप लिमिटेशन होगी, ठीक है। अब ऑडिटर देखेगा, विड्रॉ कर लेगा और ये भी देखेगा कि क्या उसको 2-4 गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ओनर्स और रेगुलेटर्स के साथ, तो उनके साथ भी कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह अगर विड्रॉल इज़ नॉट पॉसिबल, विड्रॉ नहीं कर सकता है और प्रैक्टिकेबल है, तो मतलब उसको ऑडिट करना पड़ेगा, तो ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये हमने देखा कि अगर तो एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या-क्या प्रोसीजर्स होंगे, अगर मतलब रीज़नेबल है और ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर नहीं रीज़नेबल तो ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर क्या-क्या आगे सिनेरियोज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बाज़ का जो है अगर एक ही ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है ऑडिट एक भी क्लाइंट का, और वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर वो सेम ऑडिटर ही परफॉर्म कर रहा है, तो न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो हो जाएँ तो उसकी वजह से न्यू एंगेजमेंट लेटर इश्यू करना पड़ता है। तो वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से न्यू एंगेजमेंट लेटर इश्यू करना पड़ता है, हम वो देखते हैं। अच्छा जी, एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट्स, अगर सेम ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें एंगेजमेंट लेटर को किस तरह डील किया जाएगा, अगर वो डी इशू किया जाएगा या वही कंटिन्यू किया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑडिटर सेंड्स एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट इफ देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस, एनी इंडिकेशन दैट क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्टिव, अगर क्लाइंट को समझ नहीं आ रही ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और स्कोप ऑफ ऑडिट को समझ नहीं पा रहा है, तो न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाएगा जिसमें ब्रीफली जो है वो स्कोप को मेंशन किया जाएगा। रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, अगर कोई सीईओ सीएफओ वगैरह चेंज हुआ है सीनियर मैनेजमेंट में तो न्यू लेटर इशू करने की ज़रूरत है। इसी तरह अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, ओनर्स में से कोई चेंज हुआ है तब इशू करना चाहिए न्यू। अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर लॉ ने रिक्वायर किया है कि आप जो है वो हर साल न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करें तब न्यू करना पड़ेगा। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, अगर बिजनेस का जो है वो साइज या फिर नेचर चेंज हो रही है, अगर मतलब वास्ट एरिया पे वो शिफ्ट हो रहा है या फिर उसकी नेचर चेंज हो गया है तब भी जो है न्यू इशू करना चाहिए लेटर। इसी तरह चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है तब, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं तब, या फिर एनी रिवाइज्ड स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर जो है वो टर्म्स जो है ऑडिट एंगेजमेंट में रिवाइज की गई हैं तब जो है न्यू लेटर इशू करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ टर्म्स ही। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है कल वाला टॉपिक से रिलेटेड, लिस्ट द इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसमें आप कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर लिखेंगे जो स्टार्ट में 5 पढ़े थे, एडिशनल वाले नहीं। पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क वगैरह, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये वाले सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो आज हमने पढ़ा है इसको आपने डिस्कस करना है, लेकिन ये 3 मार्क्स का, तो आपने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना है। मैं आपको आंसर दिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको ड्राफ्ट करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास ड्राफ्टिंग है क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने ये लिखना है कि चेंज इज रीजनेबल एंड ऑडिटर एक्सेप्ट द चेंज, तो रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे और प्रोसीजर जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली रिवाइज एंगेजमेंट होगा। अगर चेंज रीजनेबल नहीं है, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट ओरिजिनल वाला परफॉर्म करेगा, और अगर वो नहीं कंटिन्यू करने दे रहा तो स्कोप लिमिटेशन होगी और इफेक्ट परवेजिव होगा और ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, अजीम एंड कंपनी हैव बीन ऑडिटर्स ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड, a listed company for past many years. You have been appointed an audit engagement manager. Briefly explain matters which you would consider while assessing the need to send a new engagement letter. तो आपने यही वाले पॉइंट्स जो है आपने उसमें मेंशन करने हैं कि न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया टॉपिक, आज चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, बस एक पास पेपर क्वेश्चन रह गया, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।